नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाइएगा कि ये चैप्टर, ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। इसमें शब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं उर्दू की प्रसिद्ध मशहूर लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की अप्रतिम कहानी नमक। इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इन बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। सबसे पहला बिंदु है भारत पाक के विभाजन के बारे में जान पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत का विभाजन हो गया और भारत से कटकर एक नया देश बना जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये धर्म के आधार पर बना था। विस्थापित और पुनर्वासित लोगों की भावनाएं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत के कुछ लोग पाकिस्तान में जा बसे और पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आ बसे। इन्हीं लोगों को कहा जाता है विस्थापित और पुनर्वासित। डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके बाद रिहैबिलेशन हुआ, उसी को कहते हैं विस्थापित और पुनर्वासित लोगों की भावनाएं। उनके दिलों में कौन कौन सी भावनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। अपने वतन से प्रेम। हर एक इंसान अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। इस पाठ में भी हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने वतन से बहुत प्रेम करते हैं, भले ही वे अपने वतन से अलग हो गए हों या अपने वतन को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले गए हों, लेकिन फिर भी उनके हृदय में अपने वतन के लिए बड़ा प्रेम है। इस कथा से द्रवित हो जाएंगे। जी हाँ, द्रवित अर्थात इमोशनल हो जाएंगे। जब आप इस कथा को पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे और इसके सार को समझ लेंगे तो आप में भी इमोशंस का संचार हो जाएगा। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा धर्म और कोई नहीं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। लेखिका परिचय। लेखिका का जन्म, जिनका नाम है रजिया सज्जाद जहीर, 15 फरवरी 1917 को अजमेर राजस्थान में हुआ और इनका निधन 18 दिसंबर 1979 में हुआ। मतलब इनकी जीवनावधि तो अधिक नहीं थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं रची और उन सभी रचनाओं में से जो सबसे प्रमुख रचना है वो है जर्द गुलाब। उर्दू कहानी संग्रह है ये और इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, वहाँ से भी पुरस्कार है, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, इन्हें तरह तरह के पुरस्कारों से, सम्मानों से सम्मानित किया गया है। और ये कहानी 1955 के आसपास लिखी गई है। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये कहानी 1955 के आसपास लिखी गई है और भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947-48 के बीच में होता है, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की जान जाती है। और जब ये लोग विस्थापित होकर भारत वाले पाकिस्तान चले जाते हैं या पाकिस्तान से भारत आते हैं तो अपने दिलों में अपने वतन के प्रति जो प्रेम था वो भी लेकर आते हैं। राजनीतिक मसलों के कारण, सियासी खेल के कारण भले ही जमीन में लकीर खींचकर या जंगले टांग कर सरहदें बना दी जाए, लेकिन हृदय में सरहदें नहीं बनाई जा सकती। और उस समय लोग अपने वतन, अपने जन्म स्थान को लेकर ज़्यादा ही भावुक हो जाया करते थे। अब वो पीढ़ी नहीं है। अब 2021 का समय है और वो 2-3 पीढ़ियाँ आगे आ गई हैं। तो भले ही अब नई पीढ़ियों को अपने फोर फादर्स, अपने पूर्वजों के जन्म स्थान से कोई सरोकार ना हो, लेकिन ये कहानी जब लिखी गई थी तो वो वर्तमान पीढ़ी थी जो विभाजन के दुख को झेल रही थी। पाठ की पृष्ठभूमि। अगर हम लोग बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी के बारे में जानेंगे तो वही कुछ ऐसा है। यह पाठ धर्म के नाम पर विभाजित भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विस्थापित और पुनर्वासित लोगों के दिलों
की भावनाओं को बयां करती एक मार्मिक कहानी है। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत यह साबित हो जाता है कि जमीन पर लकीर खींचकर या जंगले लगाकर, जंगले अर्थात बाड़ लगा देना, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देना, तार लगा देना, उसे कहते हैं जंगले लगाकर सरहदें बनाई जा सकती है, पर हृदय पर कभी भी सरहदें नहीं बनाई जा सकती। लोग अपनी मातृभूमि को, अपने जन्म स्थान को कभी नहीं भूल सकते। हम लोग आते हैं पाठ के खास कैरेक्टर्स पर। तो पात्र परिचय कुछ इस प्रकार है। सबसे मुख्य पात्र है सफिया, कहानी की मुख्य पात्र है। इनका मायका पाकिस्तान में है और ससुराल हिंदुस्तान में। ये सैयद हैं। यहाँ सैयद का जिक्र इसलिए किया गया है कि जो सैयद होते हैं वो अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं। सिख बीवी में इन्हें अपनी मरहूम माँ दिखती है। ये अपने पड़ोस किसी पंजाबी महिला के घर किसी कीर्तन में जाती है और वहाँ पर ये देखती है एक सिख बीबी को, और उन सिख बीबी को देखते ही इन्हें अपने मरहूम माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उन सिख बीबी की शक्ल इनकी माँ की शक्ल से बहुत मिलती जुलती थी। सिख बीबी ये पहले पाकिस्तान के लाहौर में रहा करती थी। विभाजन के बाद ये भारत में आ गई। आज भी ये लाहौर को याद करती है और सफिया से एक सेर लाहौरी नमक लाने को कहती है। सफिया का भाई ये पाकिस्तान पुलिस के ऊंचे पद पर कार्यरत है। सफिया से बहुत प्रेम करते हैं। सफिया को नमक ले जाने से मना करते हैं। उनके मन में भारत पाक का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये पुलिस ऑफिसर के रैंक में काम कर रहे हैं और इनके हृदय में भारत पाक का भेदभाव बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही लोगों ने भारत और पाक के बीच के संबंध को बुरा बना दिया है। पाक कस्टम अधिकारी, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी भी एक कैरेक्टर के रूप में इस कहानी में आते हैं, और ये सफिया को कहते हैं कि ये दिल्ली को अपना वतन मानते हैं। विभाजन के वक्त ये पाकिस्तान आ गए थे। सफिया को नमक ले जाने की अनुमति दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। अर्थात पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर जो है वो भी दिल्ली को या दिल्ली को अपना वतन मानता है और कहते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। सुनील दासगुप्त ये भारत के कस्टम ऑफिसर हैं। इनकी पोस्टिंग वर्तमान अमृतसर में है और ये सफिया से कहते हैं कि ये ढाका को अपना वतन मानते हैं। विभाजन के वक्त ये भारत आ गए थे। सफिया को नमक ले जाने की अनुमति दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि ढाका के डाव अर्थात कोकोनट वाटर बहुत अच्छे होते हैं। ये नजरुल और टैगोर के दीवाने हैं। नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर के ये दीवाने हैं, मतलब ये साहित्य प्रेमी भी हैं। पाठ का सार, इस पाठ का सार अभी मैं पढ़ने वाला हूँ। आपको क्या करना है, अगर आप इस पाठ के सार को अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठाना चाहते हैं तो आप आंखें बंद कीजिए, मुझे ध्यान से सुनिए, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए उस कहानी को जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखी गई कहानी नमक भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित और पुनर्वासित लोगों के दिलों के दर्द और अनुभवों को बयां करती एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी की मुख्य पात्र सफिया है, जो अपने एक सिख पड़ोसी के यहाँ कीर्तन में गई थी और वहाँ उन्हें एक ऐसी सिख बीबी मिली जो उनकी मरहूम माँ से हूबहू मिलती थी। सफिया ने उन्हें बताया कि वह कल सुबह अपने मायके लाहौर जा रही है, तो सिख बीबी ने उनसे थोड़ा सा लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। लाहौर पहुंचकर उसने वहां कुछ दिन बिताए, 15 दिन बिताए, और जब वापस आने को थी तो नमक ले जाने के बारे में पाकिस्तान पुलिस सेवा के ऊंचे पद पर तैनात अपने भाई से पूछा, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है। सफिया सैयद थी और सैयद अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं, इसलिए वह कीनुओं और फलों की टोकरी में छिपाकर नमक की पुड़िया रख लेती है। कीनू एक प्रकार का फल होता है जो माल्टा और संतरे को हाइब्रिड करके बनाया जाता है। संतरा भारत में मिलता है और माल्टा पाकिस्तान में। हाइब्रिड करके या हाइब्रिड तरीके से एक नया फल बनाया गया जिसे कहते हैं कीनू। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि
प्यार के तोहफे को चोरी छुपा के ले जाना गलत है। सबसे पहले वह उस नमक की पुड़िया के बारे में पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी को सब सच सच बता देती है, बिना डरे कि क्या होगा। वो पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी को बताती है कि उसके पास शेर भर कहने का मतलब हो गया 1 किलो से थोड़ा सा कम लाहौरी नमक है और भारत के किसी सिख बीबी ने मुझसे मंगवाया है जिसका वतन लाहौर ही हुआ करता था। वह ऑफिसर सफिया की आंखों में सच्चाई देखता है और कहता है उसका वतन पहले भारत की राजधानी दिल्ली शहर हुआ करता था। वह उन्हें नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए सफिया से दिल्ली के जामा मस्जिद को उनका सलाम देने के लिए कहता है। इसके बाद भारत आने पर अमृतसर में कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त के सामने सफिया नमक की पूरी कहानी कह देती है। भारत के कस्टम अधिकारी भी उन्हें नमक ले जाने की अनुमति दे देते हैं और बताते हैं कि उनका वतन ढाका है। वे भी अपनी मातृभूमि ढाका के डाब, नजरुल इस्लाम व रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं को याद करके भावुक हो जाते हैं। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वे पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। कौन चुपचाप खड़े थे? सुनील दास गुप्त, क्योंकि सफिया की कहानी सुनकर वो भी भाव विभोर हो गए थे और उन्हें भी अपने वतन ढाका की याद आने लगी थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग पुनर्वासित हुए, विस्थापित हुए, लेकिन उन लोगों के हृदय में अभी भी अपने वतन के प्रति अगाध प्रेम है। जनरेशन्स आगे बढ़ चुकी है। अब भले ही हम अपने फोर फादर्स के जन्म स्थान को या मातृभूमि को महत्व दे या ना दे, लेकिन ये जो 1955 के आसपास लिखी गई कहानी है ये उसी जनरेशन की है जिन्होंने विभाजन के समस्याओं को अपनी आंखों से देखा था और झेला था। पाठ के आधार बिंदु कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इस पाठ में सफिया का कीर्तन में सिख बीबी से भेंट। सफिया किसी पंजाबी मित्र के यहाँ कीर्तन में जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी सिख बीबी से जो उसकी माँ की हमशक्ल होती है और वो उसे बार बार देखती है। उस सिख बीबी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो उस घर की बहू से पूछती है कि ये कौन है, ये मुझे एकटक देखी जा रही है। वो बताती है कि इसका नाम सफिया है और कल ये लाहौर जा रही है। जैसे ही सिख बीबी सुनती है कि लाहौर जा रही है उसे अपने वतन की याद आ जाती है और वो सफिया से बातचीत करने लगती है और कहती है कि हो सके तो मेरे लिए शेर भर लाहौरी नमक लेकर आना। सफिया का लाहौर में 15 दिन बीत जाना। वो अपने अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ समय बिताती है और पता ही नहीं चलता कि 15 दिन कैसे बीत गए। जब आने को रहती है तो सोचती है कि अब नमक के बारे में क्या किया जाए, नमक ले जाना है। तो वो अपने भाई से पूछती है और उसका भाई आला अधिकारी है पाकिस्तान पुलिस में। मना करता है, ना, गैर कानूनी है। लेकिन वो नमक को ले जाने की योजना बनाती है। पहले तो वो सोचती है कि नमक को चोरी छिपे ले जाए, इसीलिए फलों की टोकरी के तह में वो नमक की पुड़िया छिपा देती है। लेकिन उसे लगता है कि नहीं, ये तो प्यार का तोहफा है, चोरी छिपा कर क्यों लेकर जाना। मैं कस्टम अधिकारी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। वो उसमें भी इंसानियत होगी, वो भी अदीब होगा। अदीब होगा मतलब साहित्य से या मानवता से उसको प्रेम होगा, वो मानेगा। इसलिए वो योजना बनाती है और जब पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर से वो बातचीत करती है, सारी कहानी बता देती है, तो पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर एग्री हो जाता है और उसे नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है। ठीक ऐसा ही होता है अमृतसर के कस्टम ऑफिसर जिसका नाम सुनील दास गुप्त है, वो भी उसे परमिशन दे देता है कि आप नमक ले जा सकती हैं। और इसके बाद जब वो घर की तरफ बढ़ती है तो देखती है सीढ़ियों के नीचे सुनील दास गुप्त, भारत का कस्टम अधिकारी, सिर झुकाए खड़ा है और वो इस सोच में रहता है कि देखो, मैं ढाका का, पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर दिल्ली का, यहाँ की सिख बीबी लाहौर की, सब अपने अपने वतन से विस्थापित हैं और पुनर्वासित हैं, लेकिन फिर भी अपने वतन के प्रति जो प्रेम है वो बरकरार है। नमक पाठ से प्रश्नावली कुछ इस प्रकार है। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफिया के भाई का नमक की पुड़िया ले जाने से मना करना लाजिमी था क्योंकि सफिया का भाई
पाकिस्तान पुलिस के ऊंचे पद पर तैनात था और उसे लगा कि अगर मेरे ही घर में गैर कानूनी काम होगा तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए मना कर दिया। और दूसरी बात, उस समय पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी भी था। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। द्वंद्व अर्थात दो प्रकार की स्थिति कि कैसे ले जाए, चोरी छिपे ले जाए या दिखा कर ले जाए। फाइनली वो ये डिसाइड करती है कि नहीं, प्यार के तोहफे को चोरी छिपे ले जाना बिल्कुल उचित नहीं होगा, बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। इसे तो मैं दोनों देशों के कस्टम ऑफिसर को दिखाकर ही लेकर जाऊंगी। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? वो इसलिए खड़े होंगे, ये केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि वो इसलिए खड़े होंगे क्योंकि उन्होंने जब सफिया की कहानी सुनी होगी तो वो भी भाव विभोर हो गए होंगे और उन्हें भी अपने वतन की याद आ गई होगी, अपने मित्र की याद आ गई होगी, अपने वतन ढाका के डाव की याद आ गई होगी। इसलिए वो भाव विभोर हो गए थे और सिर झुकाकर निचली सीढ़ी के सामने खड़े थे। लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ को संकेत करते हैं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का ये वाक्य कि लाहौर अभी तक उनका वतन है अर्थात उनका अर्थात सिख बीबी का, और दिल्ली मेरा अर्थात पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर जो पहले दिल्ली में रहा करता था आज भी अपना वतन दिल्ली को ही मानता है, या मेरा वतन ढाका है भारत के कस्टम ऑफिसर सुनील दास गुप्त का ये कथन है। जैसे उद्गार या भावनाएं ये सामाजिक यथार्थ की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि भले ही हम 7 समंदर पार ही किसी दूसरे देश में क्यों ना सेटल हो जाए, लेकिन हमारे दिल के किसी कोने में हमारे देश के प्रति, हमारे जन्म स्थान के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति जो लगाव है वो हमेशा रहेगा। हमेशा हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते ही रहेंगे, भले ही हम कितनी दूर क्यों ना चले जाएं। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इससे सबसे पहले तो ये पता चलता है कि सफिया अपने वादे की पक्की है। सिख बीबी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए ये गैर कानूनी काम करने तक को तैयार है। दूसरी बात, ये ईमानदार है। कैसे? क्योंकि ये प्यार के तोहफे को छुपाकर तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहती, ईमानदारी दर्शाती है ये। दूसरा, ये इसमें हिम्मत है। हिम्मत इसलिए है क्योंकि ये कस्टम ऑफिसर के सामने सब कुछ खोल कर रख देती है, बता देती है। और दूसरा, इनमें मानवता है, क्योंकि जिसमें मानवता होती है वो ये भी सोचता है कि दूसरे में भी मानवता होगी। और यही कारण था कि इनकी आंखों की सच्चाई देखकर दोनों देशों के कस्टम ऑफिसर इन्हें नमक ले जाने की अनुमति दे देते हैं। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। सियासी खेल या सियासी मामले भले ही देश को विभाजन करने के लिए लग गए हों और सरहदें लग गई, भारत पाकिस्तान 2 देश बन गए, लेकिन फिर भी भारत के लोग जो पहले पाकिस्तान में रहते थे या पाकिस्तान के लोग जो पहले भारत में रहते थे वो आज भी अपने देश को याद करके भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भले ही ज़मीन पर लकीर खींच दी जाए, जंगले लगा दिए जाए, सरहदें बना दी जाए, लेकिन हृदय पर कभी भी सरहदें नहीं बनाई जा सकती। नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? देखिए, भले ही अगर हम लोग इस प्रश्न पर विचार करें तो हम लोग पाएंगे कि कोई देश बुरा नहीं होता है, देश के सब लोग भी बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे होते हैं जिनका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये केवल पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं है, ये और देशों के संदर्भ में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसानियत, मानवता हर जगह देखने को मिलती है, हर जगह ये पाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा कुछ न कुछ विवाद होता रहता है, लेकिन फिर भी भारत की जनता और पाकिस्तान की जनता सच्चाई जानती है
और उन्हें पता है कि भले ही हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, लेकिन हम दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम तो है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर और इस पाठ का टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके पा सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। अगर आप इन स्मरणीय बिंदु को एक बार पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे तो ये पाठ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इस पाठ को पूर्णतः समझ जाएंगे।